7 अगस्त 1888 वाइट चैपल लंदन की सुबह 4:45 पर जॉन रीव्स नामी इंसान की एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। उस औरत की डेड बॉडी को देखकर ये तो बिल्कुल ज़ाहिर था कि इस औरत को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। इस औरत का नाम था मार्था टैब्रम। टैब्रम की मौत बीच रात में हुई थी और यहीं से लंदन में शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन उनके कातिल को आज तक कभी पकड़ा नहीं जा सका। तो आखिर ये कातिल कौन हो सकता था, वो ऐसा क्यों कर रहा था और उसने आज तक कितने लोगों का कत्ल किया है, इन सब की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। जैक द रिपर नामालूम सीरियल किलर था जो 1888 में लंदन के ईस्ट एंड में वाइट चैपल के आसपास के गरीब इलाकों में रहता था। जैक लोगों को ऐसे अजीब तरीके से मारता था कि जब लोग उस इंसान के डेड बॉडी देखते तो हैरान और परेशान हो जाते। वो लोगों के किडनीज और ऑर्गन्स को बॉडी से निकाल कर बेच देता और शायद इसी वजह से जैक द रिपर कभी पकड़ा नहीं गया। एलिजाबेथ स्ट्राइट और कैथरीन एडोस की मौत के 3 दिन बाद सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ऑफ लंदन को एक लेटर मिलता है जिसमें हाल ही में होने वाले कत्ल की जिम्मेदारी ली गई, और उस लेटर में साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा गया था, प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट जॉब। फिर 2 और लोगों के मरने के बाद इसी एजेंसी को एक खून से लिपटा हुआ लेटर मिलता है। इस खत में उन मरे हुए लोगों की तफसील लिखी गई थी जिसमें इन चीज़ों को कहा गया डबल इवेंट। क्योंकि ये ख़त हकीकी वक्त पर सच थे तो पुलिस ने इसे लोगों को दिखाने का फ़ैसला किया और ये उम्मीद रखी कि कोई इस लिखारी को पहचान लेगा, लेकिन बदकिस्मती से किसी को कुछ पता ना चल सका। उसके बजाय पुलिस ने महज उस नाम की तफ्तीश की जो उस ख़त के साइंस सेक्शन में लिखी हुई थी, और फिर इसी वाक़ये से एक नाम मशहूर हो गया जो आज हर कोई जानता है, जैक द रिपर। मार्था टैब्रम की मौत के कुछ दिनों बाद 31 अगस्त को मैरियन निकल्स की मौत सिमिलर तरीके से होती है, और पोस्टमार्टम से एक बात तो कंफर्म थी कि जो भी ये कत्ल कर रहा है उसे इंसानी जिस्म के अंदरूनी हिस्से की काफ़ी जानकारी है। मैरी जेन केली को रिपर का आखिरी कत्ल समझा जाता है। उसके साथ साथ मैरियन निकल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट और कैथरीन एडोस भी इन कत्लों में मारे गए। इन 5 विक्टिम्स को कैनोनिकल 5 विक्टिम्स के नाम से जाना जाता है। शायद मार्था टैब्रम को जैक द रिपर ने ही मारा हो, लेकिन इन चीज़ों का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल सका कि मैरी जेन केली का कत्ल वाकई में जैक का आखिरी कत्ल था। कातिलों ने अचानक से कत्ल करना क्यों बंद कर दिए? क्या रिपर को ये खौफ था कि वह पकड़ा ना जाए? क्या उन्हें किसी दूसरे जुर्म की सज़ा के लिए कैद किया गया? शायद वो किसी बीमारी का शिकार हो गए या खुदकुशी कर ली। क्या वो किसी दूसरे मुल्क में चले गए, या शायद उन्हें पुलिस को उलझाने के लिए जानबूझकर अपना तरीक़ाकार तब्दील किया? सोचने के लिए तो बहुत सी वजूहात हैं और बहुत से सस्पेक्ट्स भी। और पुलिस का ये ख्याल था कि वो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस किस्म के शख्स ने यह कत्ल सर अंजाम दिया। ये प्रोफाइल डॉक्टर थॉमस बॉन्ड ने तैयार की थी, और थॉमस ने जैक द रिपर को एक मजबूत दरमियानी उम्र का आदमी करार दिया। थॉमस का अंदाज़ा ये था कि उस किलर के पास कोई एनाटॉमिकल नॉलेज नहीं है, नो साइंटिफिक नॉर एनाटॉमिकल नॉलेज, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने एनाटॉमी की कम से कम बुनियादी समझ के साथ रिपर को करार दिया। प्रोफाइल के लिहाज से जैक की हाइट एक नॉर्मल इंसान के बराबर थी और जैक की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी। जैक के मुंह पर मूछें भी थी और वो पोशीदा कपड़े पहनता और एक किस्म की टोपी भी। बहुत सी तफसीलात जो गलत भी हो सकती हैं और शायद ये सारी प्रोफाइल एक मुख्तलिफ इंसान की हो, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने आज तक जैक द रिपर का साया तक भी नहीं देखा, तो कैसे हम ये बता सकते हैं कि वो कैसा दिखता था? बहस करने के लिए तो इतनी वजूहात है कि कोई किसी भी शख्स के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और ये कह सकता है कि यही जैक द रिपर है। कुछ लोगों का तो ये ख्याल भी है कि जैक द रिपर एक औरत थी और वो लोगों को मारा करती थी। ये कैसी कहानी है जिसमें किसी को भी पता नहीं है कि जैक द रिपर कौन था या थी, लेकिन एक बात है जो सच हो सकती है, वो ये है कि शायद जैक द रिपर ईस्ट एंड में रहता था या शायद वो इस इलाके से वाकिफ था। बहरहाल वो कभी पकड़ा नहीं गया और वो पुलिस से बचने में कामयाब रहा। इसका मतलब ये हुआ कि रिपर को इन रास्तों के बारे में गहरी मालूमात थी। मुमकिन तौर पे जैक कहीं पे मुलाजमत करता था क्योंकि ये सारे कत्ल वीकेंड्स और कुछ इवेंट्स के इर्द गिर्द किए गए थे। मुजरमाना प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए आइए चंद मुश्तबा अफराद को करीब से देखते हैं। अब सवाल यह है कि हम शुरू कहाँ से करें।
مجرمانہ پروفائل اور FBI کے خصوصی ایجنٹ جان ڈگلس کے مطابق حملہ ور نہ صرف مقامی تھا بلکہ ممکنہ طور پہ پولیس نے اس کا انٹرویو بھی کیا ہوا تھا۔ اگر ڈگلس کی یہ بات سچی ہے تو ریپر وہ شخص ہو سکتا ہے جس سے ہم پہلے ہی مل چکے ہیں۔ ریپر پولیس کو گواہ بن کے ملا ہوگا یا ایک وکٹم کا دوست، یہ بات تو صرف ریپر ہی جانتا تھا۔ اگر ہم سسپیکٹس کو دیکھیں تو چارلس کراس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے میرین نکلز کی لاش کو دیکھا تھا۔ اگست 31 کی صبح چارلس کراس ڈاونٹن اسٹریٹ پر اپنا گھر چھوڑ کر کام کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور جب وہ بکس روز اسٹریٹ کی طرف گیا تو اس نے میرین نکلز کی لاش پائی۔ کچھ ہی لمحوں بعد چارلس کراس کو رابرٹ پول ملتا ہے اور رابرٹ میری کی لاش دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ چارلس ایک عام آدمی کی طرح لگ رہا تھا اور رابرٹ کو ایسا لگ رہا تھا کہ چارلس خونی نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اس چیز کو لوگوں نے یہی سمجھا کہ چارلس نے ہی میری کا قتل کیا ہے، اور جیسے ہی اس نے رابرٹ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے چھرا پھینک دیا اور ایسے پریٹینڈ کرنے لگا کہ اس نے لاش کو کچھ ہی لمحے پہلے دیکھا ہے۔ لیکن چارلس کی انویسٹیگیشن کبھی مکمل نہیں ہوئی، تو اس معاملے میں چارلس جیک دی ریپر ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ چلیے بڑھتے ہیں دوسرے سسپیکٹ کی طرف۔ تو دوسرا سسپیکٹ ہے جوزف برنیٹ۔ جوزف برنیٹ وہ شخص تھا جو قتل سے کچھ دن پہلے تک میری جین کیلی کے ساتھ رہتا تھا۔ برنیٹ اور کیلی کا مطابق ان کی ملاقات اپریل 1887 میں ہوئی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ 13 ملرز کوٹ کے علاقے میں رہنے لگے۔ برنیٹ ایک مچھیرے کے طور پہ ملازم تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے جولائی اور اگست 1888 کے درمیان اپنی نوکری کھو دی، اور پھر اس وقت سے ان دونوں نے کرایہ ادا کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ اب جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ برنیٹ جیک دی ریپر تھا تو وہ اس کی ملازمت کے نقصان کو ایک اہم موڑ کے طور پر سمجھتے ہیں۔ لوگوں کا یہ تک بھی خیال تھا کہ جیک دی ریپر پاگل پن کا شکار تھا، اور اس زمانے میں ایک اہم سسپیکٹ تھا جسے ہم ایرون کوسمنسکی کے نام سے جانتے ہیں۔ وائٹ چیپل میں ہونے والے قتلوں کی نگرانی اعلیٰ افسران نے میٹروپولیٹن پولیس کے اندر کی۔ ان میں سے ایک اسسٹنٹ کمشنر رابرٹ اینڈرسن تھے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اینڈرسن نے بار بار اور واضح طور پہ کہا تھا کہ جیک دی ریپر کی شناخت ہو چکی ہے۔ چیف انسپیکٹر ڈونلڈ سوانسن کا کہنا تھا کہ قاتل کا سرنیم کوسمنسکی ہے۔ ایک اور اعلیٰ عہدیدار میلویلی میکناٹن نے کوسمنسکی کو قتل عام کرنے والا اور وائٹ چیپل کا رہائشی قرار دیا۔ ریکارڈز کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ 1891 میں ایرن کوسمنسکی نامی افراد کو ایک نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ ایرن پولینڈ سے تھا اور وہ وائٹ چیپل میں رہتا تھا۔ اپنی قید کے کچھ عرصہ پہلے ایرن نے ایک بار اپنی بہن کو چاقو سے بھی زخمی کر دیا تھا، اور اس سے تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایرن نفسیاتی مریض تھا، لیکن آج تک یہ ثابت نہ ہو پایا کہ جیک دی ریپر اصل میں تھا کون۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ میرا انسٹاگرام بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ملتا ہوں آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔